मैंने कई बार आपको सुना है अलग अलग जगहों पर, आप इसके बारे में आप लगातार बोल रहे थे जब कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं था। तो इसलिए जब बोला सतपाल मलिक जी ने, तो मुझे लगा कि भाई फिरोज मिठी बुरवाला जी तो बहुत पहले से बोल रहे थे। तो कौन से तथ्य ऐसे हैं जो उनके पास हैं और आपके पास हैं, जिसको आप साझा करना चाहेंगे सभी बहुजन संवाद के दर्शकों के साथ? जी, सलीम भाई जी, बात सही है। जब से ये ब्लास्ट हुआ था, और एक्चुअली बात यह कि जो हमारे देश में और विदेश में भी जो आतंकवादी हमले हुए हैं, करवाए गए, वो सबको मैं पिछले 20 साल से ज्यादा उस पर अभ्यास कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो जब पुलवामा हुआ तब इट वाज पार्ट ऑफ दैट सेम कॉन्स्पिरेसी। मतलब कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि कोई कंस्पायर करता है, कोई प्लान करता है, और हम जैसे लोग उसको उजागर करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। 14 फरवरी 2019 को जब ये 3:10 पे जो ब्लास्ट हुआ था, तब मैं रमाबाई अंबेडकर नगर में था, हमारा कार्यक्रम था, और हम लोगों ने तुरंत वहां श्रद्धांजलि दी जैसे पता चला। और उसी पब्लिक में एक सीआरपीएफ के जवान थे। ये कोइंसिडेंस की बात है। तो मैंने वो सीआरपीएफ जवान से बात की कि भाई ये हुआ क्या, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जहां तक हमको पता है, इट इज द मोस्ट मिलिटराइज रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सेना अगर कहीं है तो वो कश्मीर में है। 5 से 7 लाख आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो ये हुआ कैसे? इतनी आर्मी तो ना अफगानिस्तान में ना इराक में। तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात की, जिसके बारे में बाद में आऊंगा। सत्यपाल मलिक ने जो काम कर दिया है आज देश के लिए, सत्य बोलकर, कि जब ये आतंकवादी हमला हुआ तब मैंने तुरंत, मीडिया मेरे पास आई क्योंकि मैं गवर्नर था, और मैंने कहा कि ये गलती हमारी है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद मोदी का फोन आता है सत्यपाल मलिक को कि इस पे आप चुप बैठिए, आप कुछ मत बोलिए। डोवल का भी फोन आता है सत्यपाल मलिक को कि यही बात बोलते हो कि आप चुप बैठे, आप कुछ मत बोलिए, और ये और किसी दिशा में जाने वाला है। तो सत्यपाल मलिक बोले, मैं समझ गया कि ये पाकिस्तान की दिशा में जाने वाला है, और मैं अभी उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। एक वो बात। सत्यपाल मलिक या गलत बोल रहे हैं या जो आधा सच बोल रहे हैं, जो उनको पता नहीं है, क्योंकि इस पे फ्रंटलाइन में बहुत डिटेल आर्टिकल आ चुका था कि इंटेल अलर्ट्स थे 3 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेल अलर्ट्स आ चुके थे, और वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस अलर्ट्स थे कि ऐसे इंटेल अलर्ट्स आ चुके थे इसके बुनियाद पे एक्शन लिया जा सकता था। और जब वो खुद बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक के 10 दिन तक ये 300 किलो आरडीएक्स वाली गाड़ी घूम रही थी, तो उससे वो तो पता नहीं कि कौन से इंटेल अलर्ट से उनको पता चला। मगर हमारी पत्रकार दोस्त ने सही बताया कि उसके पास भी कोई तरीके से ढूंढने के एक्चुअली क्या हो रहा था। मगर अभी तक सत्यपाल मलिक ने उस पर खुलासा नहीं किया कि उनको कहां से पता था कि ये 10 दिन तक ये गाड़ी घूमती रही। अभी मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे आता हूं, और उसके पहले मैं बता दूं कि जो सवाल है आरडीएक्स को लेकर, वो जनरल लेफ्टिनेंट जो हमारे है हुडा जी, लेफ्टिनेंट जनरल जीएस हुडा रिटायर्ड जो है, उन्होंने बयान दिया था कि ये जो आरडीएक्स है, क्योंकि बड़े पैमाने पे रोड बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन का काम जम्मू और कश्मीर में चल रहा है, वहीं कहीं से निकाल कर ये आरडीएक्स निकाला गया है, जिसको इस्तेमाल करके ये पूरा हमला ये सीआरपीएफ के जवानों पे किया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी रिपोर्ट हुआ था 17 फरवरी को। ओके, तो एक तो ये बात, क्योंकि पंजाब की हमारी बॉर्डर, हमारी 50 की सेना वहां है, वहां से कैसे आरडीएक्स आता है मुझे पता नहीं। ड्रग्स जरूर आते हैं वहां से, वो तो पता है, मगर अगर आरडीएक्स वहां से आया है तो हमारे आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को जवाब देना होगा कि ये 300 किलो आरडीएक्स क्या पाकिस्तान के बॉर्डर से आया। अब तक उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, मगर जनरल हुडा ने जरूर बोला है कि ये आरडीएक्स ऑलरेडी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, क्वारी को उड़ाने के लिए होता है, या ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, जो उनके हिसाब से इसका इस्तेमाल किया गया है। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है सबसे मिलिटराइज रीजन वर्ल्ड का? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि बेसिकली एक होता है रोड ओपनिंग पेट्रोल, राष्ट्रीय राइफल्स का काम होता है, और एक रोड डिस्पोजेबल स्क्वाड, ये सब मिलकर ये काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि 24 घंटे पहले ये पूरा जो जम्मू से श्रीनगर का जो हाईवे उसको सैनिटाइज करना। सैनिटाइज का क्या मतलब है कि उस पे कोई बम ना हो, उस पे ऐसा कोई आतंकवादी ना हो, कोई आईईडी ना हो,
उस पे हर सड़क जो हाईवे पे आती हो उसका चेकिंग हो, हर व्यक्ति का चेकिंग हो। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल और ये सीआरपीएफ और रोड ओपनिंग पेट्रोल का काम है, ठीक है। मगर उसके बावजूद हुआ और हमको अलग अलग कहानी भी आई, मगर वो कहानी पे बाद में आता हूं। सवाल यह है कि 4 फरवरी से काफी बर्फ गिरने लगा और उसके बाद 7 तारीख का एक लेटर है होम मिनिस्ट्री का कि सीआरपीएफ ने जो मांगी है एयर फ्लाइट्स वो हम लोग नहीं दे सकते, आप कहीं आगे मांगेंगे तब देखेंगे। वो लेटर मैं आपको बता देता हूं अभी। ये है वो लेटर 7 फरवरी का जो होम मिनिस्ट्री का है, ठीक है। ये मेरा आर्टिकल में सुलेम जी को भेज दूंगा, हम सब साथी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल लेटर है, पूरा का पूरा फैक्चुअल है। सो द पॉइंट इज के मैं तो चौंक गया था। सत्यपाल मलिक बोल रहे कि अगर आप सीआरपीएफ मुझे बोलती तो मैं दे देता एयरक्राफ्ट, क्योंकि मैंने वहां के स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को दिया है। जब बहुत बर्फ होता था तो मैं उनको देता था एयरक्राफ्ट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि 2500 हमारे जवान 78 गाड़ियों में, 78 ये बसेस में उनको बिठाकर सुबह 4 बजे वो बसेस रवाना होती है और 3:10 पे ये धमाका होता है। ये जो 5वीं बस थी, जो हमारी एसटी बसेस होती है, इंटरस्टेट ट्रेवल की जो स्टेट में बसेस होती है, उससे बुरे हाल की बस थी जिसमें हमारे जवानों को बिठाया गया था। ओके, और इतना इंटेल ये जो गाड़ी लगी उसको इतना इंटेल क्लियर था कि कौन सी बस कभी होगी। वो गाड़ी बराबर से उसी को लगी है जो आर्मर्ड कार गाड़ी नहीं थी। और एक सवाल आता है जैमर्स का। ये जैमर मशीन वो होते हैं कि ये पूरे कॉन्वॉय के साथ होते हैं कि कोई भी बम ऐसा होता है तो वो डिटेक्ट भी हो जाता है और वो फटता नहीं है। तो जैमर मशीन कहाँ थे आज, उसको भी कोई सवाल तो उन्हें कोई जवाब तो किसी दे नहीं। ये सवाल बार बार हम जैसे लोगों ने पूछे हैं। पॉइंट ये है कि फिर आया कि चैसी नंबर फाइल हो चुका था, वो गाड़ी का इंजन का नंबर पता नहीं है, मगर उसके बाद चैसी नंबर भी मिल जाता है और गाड़ी का तो कलर ही बदल जाता है। पहले हमको बताया गया था कि स्कॉर्पियो की एक काली कलर की गाड़ी थी, बाद में वो मारुति इको की लाल कलर की गाड़ी बन जाती है। मतलब इतना लेवल का फरेब ये देश के साथ हुआ है। और 4 अलग किस्म के हमको नैरेटिव्स मिले मीडिया के माध्यम से कि वो गाड़ी पीछे से आ रही थी वो कॉन्वॉय की, एक थी कि वो रास्ते से आई और बाद में टकराई, तीसरा कि वो साइड पे खड़ी थी और वो टकराई, और ये चौथा कि वो सामने से आई। ये चारों नैरेटिव्स मीडिया में चले, इसलिए चले क्योंकि मीडिया ने खाली जो सरकारी प्रेस रिलीज थी वही छापी, कोई इन्वेस्टिगेशन वो टाइम पे मीडिया ने किया नहीं था। ये हाल रहा हमारे मीडिया का। और जहां तक इंटेलिजेंस वार्निंग्स की बात है, जो मैं बोल रहा कि सत्यपाल मलिक बोल रहे कि इंटेल वार्निंग नहीं थे, वो सत्यपाल मलिक जानते नहीं है या उन्होंने वहां अर्ध सत्या बोला है। क्योंकि 8 फरवरी को सैनिटाइज एरियाज प्रॉपर्ली बिफोर ऑक्यूपाइंग प्लेस और डिप्लॉयमेंट आर द इनपुट्स अबाउट द आईईडीज। मतलब 8 फरवरी को एक एक्सट्रीमली अर्जेंट करके एक डॉक्यूमेंट निकलता है जिसमें ये इंटेल अलर्ट है कि ऐसा हमला हो सकता है, आईईडी का जिक्र है और बोलते हैं कि वो प्लेस को आप सैनिटाइज कीजिए। ये इतना क्लियर कट है, सत्यपाल मलिक जी को पता नहीं था। सुनीलम जी मैं मानता हूं कि अच्छे दोस्त है, पूरा डॉक्यूमेंट सत्यपाल मलिक को हमको देना चाहिए, वो अच्छे आदमी है सत्यपाल मलिक, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं। ओके, बाद में तो और भी इंटरेस्टिंग बात होती है। 12 फरवरी को एक ट्विटर अकाउंट है 313, ये इस्लामिक किस्म का एक कहानी है। 313 सोल्जर्स से प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हो दिया बदर वगैरह में, तो 313 नंबर का एक सिग्निफिकेंस है। तो एक ट्विटर अकाउंट है जहां एक सुसाइड अटैक, जहां एक जीप जाके टकराती है एक ट्रक में, वो एक 30 सेकंड का 12 तारीख को एक वीडियो अपलोड हुआ था जो इंटेल इनके पास आ चुका था। बाद में उसके एक दिन बाद अमेरिका का एक इंटेल अलर्ट आता है कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है और अपने जो टूरिस्ट अमेरिका के होते हैं उनको बोलता है कि वहां से हटो। 13 तारीख को तो और भी इंटरेस्टिंग घटना होती है 2:30 बजे। 13 तारीख को वहां के गांव में सिरनू विलेज, काकापुर इलाका, फुलमामा, जहां ये पूरा हमला हुआ, वहां एक आतंकवादी हमला, ग्रेनेड फेंका जाता है स्कूल में, वहां 15-19 बच्चे घायल होते हैं, 5 अस्पताल लिए जाते हैं। उसके बाद वो इलाके में कर्फ्यू हो जाती है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जिस इलाके से ये गाड़ी आने वाली थी वहां एक स्कूल में ग्रेनेड फेंका जाता है,
मिलिट्री उस इलाके को टेक ओवर कर लेती है और वहीं से ये गाड़ी आती है। ये 13 फरवरी की घटना है। आदिलदार वाली कहानी तो और भी कमाल की बात है। पहले हमको बताया गया था कि पहला हमको बताया गया था कि अब्दुल राशिद गाजी उसका मास्टरमाइंड है। बाद में जब ट्विटर पे आ गया कि अब्दुल राशिद गाजी, विकिपीडिया की खबर है कि वो जुलाई 2007 में मर चुका है, तो तुरंत वो नैरेटिव बदली गई। बाद में आया आदिलदार की बात कि वो गाड़ी में बैठा था। आदिलदार की बात ऐसी है कि वो 6 बार पकड़ा गया है वो 2 सालों में। ये बड़ी रिपोर्ट थी। 6 साल 6 बार आदिलदार पकड़ा गया था वहां की पुलिस और इंटेल के माध्यम से। तो आदिलदार का किस्सा क्या है? और उसके बाद एक आदिलदार की और एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक मिलिट्री शूटआउट हुआ था। आदिलदार वो शूटआउट में मौजूद था, शूटआउट में, और उसको सी ग्रेड कैटेगरी में वहां की इंटेल ने रखा था। ये आदिलदार बंदूक लेकर फायरिंग कर रहा है, पत्थर वाला छोकरा नहीं था, ये लड़का नहीं था, तो ये सी ग्रेड कैटेगरी में उसको क्यों रखा गया? तो आदिलदार की भी रहस्य वाली जो कहानी है एक्सपोज करती है कि किस प्रकार से आदिलदार का इस्तेमाल करके ये हमला करवाया गया, क्योंकि आदिलदार तो मिला हुआ था हमारी इंटेल के साथ। फिर आया नाम कमरान करके बंदे का कि कमरान, जब ये पहली कहानी खत्म हो गई तो कमरान की कहानी आई। क्योंकि मैं टीवी पे होता था, मैं बोला भाई आपके चेहरे तो हर दूसरे दिन बदल रहे। कमरान का आप जरा वो गेटअप देखिए, आपको मजा आएगी। ये है कमरान, ये पुलिस का गेटअप है। ये है कमरान का पुलिस गेटअप, और ये है वो पुलिस वाला ब्राजील का जिसका गेटअप था, जिसमें कमरान का चेहरा फिट कर दिया है। ये पूरा कॉपी पेस्ट था कमरान का। और ये पुलिस वाले का नाम भी है गुलेर्मो लियो, और एक ट्विटर अकाउंट होल्डर ने मिस्टर मुखर्जी करके उसने ये पूरा एक्सपोज किया था। उसके बाद ये देखिए कि हमारे सीआरपीएफ को किस किस्म की गाड़ी में बिठाया गया था। वो गाड़ी का हाल देखिए, हमारी जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है उससे बुरे हाल में है। और सीआरपीएफ ने डिमांड किया था कि अगर आप हमको हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते तो हमको आर्मर्ड कार दीजिए, जैसे अमेरिका का इस्तेमाल होता है इराक में। वो भी नहीं दिया। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते, वो गाड़ी की कीमत 10 लाख की है, आर्मर्ड कार की। तो पॉइंट है कि जब इतने इंटेल अलर्ट्स थे तो डोवल जी, मोदी जी और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो कटघरे में खड़े हैं इस देश के। मैंने तो अर्नब गोस्वामी के चैनल पे बोल दिया था कि मोदी ने ये कत्ल करवाया है, और अर्नब गोस्वामी ने वो पूरा बदल ही दिया था। क्योंकि अर्नब गोस्वामी, जब पुलवामा का हमला हुआ तब व्हाट्सएप आया था अर्नब गोस्वामी का, वी आर वन लाइक क्रेजी। वो जश्न मना रहा था कि पुलवामा के बाद अभी हम लोग इलेक्शन जीत चुके हैं, और बालाकोट के 3 दिन पहले उसको पता था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। बाद में आया कि हमारे इंटेल वाले बोल रहे कि जो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद वाले बात कर रहे हैं, वो हमको वहां से पता चला कि आदिलदार ये कनेक्शंस क्या है। अरे पाकिस्तान में आपको पता है जैश ए मोहम्मद क्या बात करी है, जो जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद है वो बात क्या करी वो हमको पता नहीं है। कितना मूर्ख बनाओगे भाई देश को। इसलिए एक स्टोरी प्लान की गई थी एक नए नेटवर्क को लेकर, कि एक स्पेशल वायरस एमएस नेटवर्क है जिसके थ्रू से जैश इंडिया में बात करी थी। और मोदी जी कहा थे, हमको सबको पता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो है, फोटोग्राफी चल रही है। 2 घंटे तक उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, वो हमको बोला गया था पहले। मगर आज सत्यपाल मलिक ने खुलासा कर दिया है कि 3:10 पे जब ब्लास्ट हुआ तब 1 घंटे के बाद मोदी जी का फोन उसको गया, क्योंकि सत्यपाल मलिक तब तक बोल चुके थे कि गलती हमारी है। तो मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं, ढाबे से फोन करते हैं, अरे सैटेलाइट फोन है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर कल पाकिस्तान हमला ही कर देता ये पुलवामा के बाद, तो मोदी जी तो फोटो निकालते, मैं जानता हूं, मगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या मामला चल रहा था फिर तुम्हारा? तो सैटेलाइट फोन तो तुम्हारे पास होता, तुम्हारे पास दूसरे भी कुछ तरीके होते हैं डोवल को कांटेक्ट करने के लिए कि भाई न्यूक्लियर वॉर होने वाली, क्या होने वाला है। तो वो ढाबे पे जाते और सत्यपाल मलिक को क्या बोलते, तुम कुछ बोलो मत,
तुम चुप बैठो। तो 1 घंटे के बाद तो किया था, मगर फाइनली जब मोदी ने ट्वीट किया कंडोलेंस वगैरह वगैरह, वो तो 2.5-3 घंटे निकल गए थे। जब वो कोई गांव को वो फोन से कुछ उनका मीटिंग था, तब उन्होंने बात की थी। फिर बात आती है बालाकोट को लेकर। बालाकोट को लेकर बहुत सिंपल सवाल है। उन्होंने कहा कि बालाकोट पे हम लोगों ने स्ट्राइक किया जैश ए मोहम्मद के, 14 फरवरी को ये हमला हुआ। हम लोगों ने 26 फरवरी को या 26 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे हमला किया। आपने 10 दिन दे दिए, 12 दिन दे दिए, तब तक तो सब भागे होंगे, कौन बैठने वाला था। ठीक है, ये रिपोर्ट आई कि हम लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया। हमारे मिराज 2000 जो प्लेन्स है हम लोगों ने क्रॉस करके गए। इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है जहां एक सीनियर मतलब एयरफोर्स का जो सोर्स बोल रहा है कि हम लोग ने एलओसी तो क्रॉस भी नहीं किया, हमने यहीं से हमारे मिसाइल फायर कर दिए थे। और हम सवाल तो पूछ रहे हैं, मगर जो परिवार है, जो विधवाएं हैं, जो बेवा हो चुके हैं, जो माए हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल मोदी को कि हमको प्रूफ दो कि आपने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे हमने हमला किया है। आज तक प्रूफ नहीं दिया है, क्योंकि तब आप प्रूफ पूछते तो आप एंटी नेशनल, यही बात चल रही थी। मगर आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जेम्स डिफेंस वीकली, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन एंड द गल्फ न्यूज सब ने बोला है कि वहां के हेडक्वार्टर पे कोई हमला नहीं हुआ। वहां के करीब एक जंगल है 1 किलोमीटर दूर, वहां कुछ 7-8 पेड़ गिरे थे, बस इतना ही हुआ। कोई एक बंदा जख्मी हुआ है, वहां कोई होगा, मगर इतना ही हुआ है। तो जो बालाकोट की बात है उसको हम लोग कैसे एक्सपोज करें? बहुत आसान है। ये है वो स्पाइस मिसाइल। आगे आप उसका वीडियो कैमरा देख लीजिए। ये इजरायली मेड स्पाइस मिसाइल्स है। जब ये स्पाइस मिसाइल फायर होते हैं तो जो एयरक्राफ्ट है और जो सेंट्रल कमांड का उनका ऑफिस है, ये पूरा वीडियो रिले हो रहा है। और आपने पिक्चर में देखा है, हॉलीवुड में देखा है कि आखिरी माइक्रो सेकंड तक ये पूरा रिले होता है कि हमने अपने टारगेट को मारा है। तब भी मैंने प्रशांत भूषण को बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालिए, कि सुप्रीम कोर्ट एयरफोर्स को बोले कि आप देश को ये आप वीडियो एविडेंस दे दीजिए। मगर आज तक कोई वीडियो एविडेंस हमको मिला नहीं है। ठीक है, जब ये बहुत ही प्रेशर आया एयरफोर्स पे कि आपको आप बता दीजिए कि आपने टारगेट को मारा है कि नहीं, तो जो एयरफोर्स चीफ थे उन्होंने क्या बोला टीवी पे, ये मैंने लाइव देखा था, कि आपने टारगेट मारा है? तो उन्होंने ये कहा कि जो टारगेट हमको दिया गया था उसको मारा है। कौन सा टारगेट दिया गया नहीं पता, जो टारगेट हमको दिया गया है उसको हम लोगों ने मारा है। ये था हमारा क्लैरिफिकेशन। पॉइंट ये साथियों, ये है मोदी जी, एक साइड किसान एक साइड जवान, ये दोनों को मार मार कर मोदी राज कर रहा है। ये देख लीजिए आप, एक जगह पे वो पुलवामा के 40 किसानों को शहीद कर देता है, दूसरी जगह पे हमारे 700 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए, दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन के दौरान। और ये देश मोदानी और अडानी ये लूट रहे हैं। और जब रामलल्ला काम में नहीं आए तो पुलवामा करवा गया था। तो ये है पूरी बात। इसलिए आज आपको एक अच्छी बात बता दूं, आज हमारा एक पत्रकार परिषद हुआ था। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रानडे थे, एक सर्विसमैन है जिसकी ज्यादा जिंदगी जम्मू कश्मीर में आर्मी के सर्विस में गई है। 2019 में भी उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज उन्होंने ये बोल दिया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और एक पीआईएल याचिका दाखिल होगी, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि हमको एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, देश के सामने सत्य आना चाहिए। कांग्रेस भी थी आज हमारे साथ। तो मैंने भाई जगताप को वही बात बोली थी कि अभी राजनीतिक दलों को मोदानी के साथ जेपीसी डिमांड करो पुलवामा बालाकोट पे। तो वो भी एक डिमांड आ चुका है। महाराष्ट्र की मीडिया में तो चल पड़ा है। प्रशांत भूषण जी से बात हुई है, प्रशांत भूषण बोले कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे ये केस लड़ने के लिए तैयार हूं, वो सुनेंगे नहीं। मैं बोला सुप्रीम कोर्ट को बोलने दो कि हम लोग सीआरपीएफ के जवान जो आ रहे हैं, आर्मी के जो जवान आ रहे हैं, हम लोग उनको पीआईएल सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चंद्रचूड़ हो जो भी हो, उनको बोलने दो देश को, ताकि जो बचा कुचा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी देश को पता चले कि क्या मामला है। बस मैं इतना बोलूंगा। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज साहब।